कमाल की बात है ना, कैसे एक इंसान का छोटा सा सपना एक पूरे देश की तस्वीर बदल सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही अविश्वसनीय 150 साल पुरानी कहानी पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे कॉलोनियल दौर का एक विजन आज के एक विशाल इंडस्ट्रियल पावर हाउस में बदल गया। ये सिर्फ ईंट और लोहे की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बे की एक बहुत ही शानदार दास्तान है। जरा उस वक्त के बारे में सोचिए जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी और ऐसे में एक खतरनाक और घने जंगल के बीचों बीच एशिया का सबसे पहला प्राइवेट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट खड़ा कर देना सुनने में बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना। तो आज के इस विश्लेषण में हम यही देखने वाले हैं कि आखिर इंजीनियरिंग और इंसानी इच्छा शक्ति का ये अकल्पनीय कारनामा हुआ कैसे। तो चलिए इस पूरे सफर को हम जल्दी से इन 5 हिस्सों में समझ लेते हैं। शुरुआत करेंगे एक दूरदर्शी सपने से, फिर उस जंगल का स्टील सिटी में बदलना, भारत का पहला अर्बन प्लांट शहर, ग्लोबल स्टेज पर टाटा का दबदबा, और आखिर में बात करेंगे ग्रीन स्टील और आगे के भविष्य की। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी एक दूरदर्शी सपने से। और दिलचस्प बात यह है कि इस महागाथा की शुरुआत भारत में नहीं बल्कि 1867 के इंग्लैंड में होती है। तो हुआ कुछ यूं था कि मैनचेस्टर के एक हॉल में स्कॉटिश फिलोसोफर थॉमस कार्लाइल ने एक ऐसी बात कह दी जिसने आगे चलकर इतिहास ही बदल दिया। उन्होंने कहा था, जो कौम लोहे पर काबू पा लेती है वो जल्द ही सोने पर भी काबू पा लेती है। अब उस भीड़ में एक 28 साल का भारतीय नौजवान भी बैठा था, जमशेदजी टाटा। और बस ये एक लाइन उनके दिल में ऐसी उतरी कि भारत में अपना खुद का स्टील प्रोडक्शन शुरू करना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा जुनून बन गया। लेकिन जाहिर है ये रास्ता इतना आसान नहीं था। अगले 37 सालों तक उन्हें एक लंबा और थका देने वाला संघर्ष करना पड़ा। 1867 के उस लेक्चर से लेकर 1882 की जियोलॉजिस्ट रिपोर्ट तक, और उसके बाद ब्रिटिश सरकार की तमाम पाबंदियों के बावजूद जमशेदजी दुनिया भर के एक्सपर्ट से मिलते रहे, यहाँ तक कि 1902 में वो अमेरिका के पिट्सबर्ग तक गए। पर अफसोस की बात ये रही कि 1904 में अपने इस सपने को पूरा होते देखने से पहले ही उनका निधन हो गया और इस मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी आई उनके बेटे दोराबजी टाटा के कंधों पर। इसके बाद आता है हमारा दूसरा पड़ाव, जंगल से स्टील सिटी का सफर। सपना तो देख लिया गया था, लेकिन 1900 के उस शुरुआती दौर में इसको जमीन पर उतारना किसी बुरे ख्वाब जैसा था। अब सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसी जगह ढूंढना जहां आयरन और यानी लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर और ढेर सारा पानी, ये चारों चीजें एक ही जगह मिल जाए। ये तो जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। बिना किसी जीपीएस के, कंपास और घोड़ों के सहारे 3 साल तक जंगलों में भटकने के बाद आखिरकार उन्हें छोटा नागपुर के पठार पर साक्षी नाम का एक छोटा सा जंगली गांव मिला, जहां ये चारों चीजें मौजूद थीं। अब जरा इन दो स्थितियों के अंतर को देखिए, ये सच में आपको हैरान कर देगा। एक तरफ था साक्षी का वो बिल्कुल अनजान जंगली इलाका, जहां पास के कालीमाटी स्टेशन के मास्टर के कमरे में एक भालू ने अपने बच्चों को जन्म दिया था, और दूसरी तरफ उसी ऊबड़ खाबड़ जमीन पर 10,500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पैदा करने वाली अमेरिका और ब्रिटेन से आई भारी भरकम ब्लास्ट फर्नेस लगाई जा रही थी। ये जो कंट्रास्ट है ना, ये रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और उस दौर में ब्रिटिश हुकूमत के अहंकार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक ब्रिटिश अफसर थे फ्रेडरिक अपकॉट। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए यहाँ तक कह दिया था कि अगर टाटा ये स्टील प्लांट बना लें तो मैं उनका हर एक इंगट खा जाऊंगा। मतलब उन्हें लगता था कि भारतीय लोग इतनी जटिल इंजीनियरिंग कर ही नहीं सकते। इस एक बयान ने प्लान शुरू होने से ठीक पहले एक अलग ही ड्रामेटिक टेंशन पैदा कर दी थी। लेकिन इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। 16 फरवरी 1912 का वो दिन, जब साक्षी के उस प्लांट से बिल्कुल पिघला हुआ पहला स्टील इंगट बाहर निकला। जमशेदजी की मौत के 8 साल बाद उनका सपना आखिरकार हकीकत बन गया था, और अपकॉट जैसे तमाम आलोचकों को अपना करारा जवाब मिल चुका था। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, भारत का पहला अर्बन प्लांट शहर। अब हम अपना ध्यान फैक्ट्री से हटाकर उस क्रांतिकारी शहर की तरफ ले जाएंगे जो इस फैक्ट्री के चारों ओर बस रहा था। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है, 3 लाख टन। क्या आपको अंदाजा है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान टाटा ने ब्रिटिश वॉर एफर्ट के लिए कितना स्टील सप्लाई किया था? पूरे 3 लाख टन।
ये योगदान इतना बड़ा था कि 1919 में उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने जमशेद जी के सम्मान में इस साक्षी गांव का नाम बदलकर जमशेदपुर रख दिया। और इस शहर को बसाने का काम कोई रातों रात नहीं हुआ। चलिए देखते हैं ये कैसे आगे बढ़ा। 1908 में सबसे पहले अमेरिकन इंजीनियर केनेडी ने एक ग्रिड पैटर्न बनाया। फिर 1919 में FC टेम्पल ने नदियों के नेचुरल स्लोप का इस्तेमाल करते हुए सीवेज और ड्रेनेज का मॉडल रखा। और फिर 1944 में ओटो कॉनिग्सबर्गर ने फैक्ट्री की भारी गाड़ियों और रिहायशी ट्रैफिक को अलग करने के लिए रोड हायरार्की का कॉन्सेप्ट दिया। एक के बाद एक इन कमाल के आर्किटेक्ट्स ने इस शहर को संवारा। लेकिन इस सब में जो सबसे खास बात मुझे लगती है वो ये है कि जिस दौर में पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल क्रांति के नाम पर मजदूरों को झुग्गियों में ठूंसा जा रहा था, उस वक्त जमशेद जी ने ये अनिवार्य कर दिया था कि उनके वर्कर्स को चौड़ी सड़कें, पेड़, साफ सुथरे घर और बेहतरीन अस्पताल मिले। टाटा मेन हॉस्पिटल तो 1908 में ही खुल गया था। यानी मजदूरों की गरिमा क्या होती है ये उन्होंने दुनिया को दशकों पहले ही सिखा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे पड़ाव की तरफ। ग्लोबल स्टेज पर टाटा। आज़ादी के बाद से लेकर आधुनिक युग तक जमशेदपुर कैसे एक ग्लोबल पावर हाउस बन गया, आइए उसे समझते हैं। तो अगर आप इस ग्रोथ को देखें तो ये बिल्कुल असाधारण है। 1912 में जो शुरुआत 1 लाख टन से हुई थी, आज उसका टारगेट देखिए 10 मिलियन टन, यानी 1 करोड़ टन। पर इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यह सारा एक्सपेंशन 1908 की उसी मूल लोकेशन, उसी साइट पर हो रहा है। पुरानी चीजों को हटाए बिना उन्हें लगातार अपग्रेड करते जाना, ये फिलॉसफी वाकई बेजोड़ है। और फिर आता है साल 2007। ये वो साल था जब टाटा ने एंग्लो डच स्टील दिग्गज कोरस ग्रुप को $12.42 बिलियन में खरीद लिया। अब जरा थोड़ा पीछे जाकर उस ब्रिटिश अफसर एपकॉट की उस बात को याद कीजिए जिसने कभी इंगट खाने की बात कही थी। एक भारतीय कंपनी का एक बड़ी ब्रिटिश कंपनी को खरीद लेना, इतिहास का इससे बड़ा व्यंग शायद ही कोई और हो। अब आते हैं इस चर्चा के आखिरी और 5वें हिस्से पर, ग्रीन स्टील और भविष्य, यानी 21वीं सदी का सबसे ज्वलंत मुद्दा, क्लाइमेट क्राइसिस और इस युग में टाटा स्टील का भविष्य। नेट जीरो 2045 के अपने टारगेट को हासिल करने के लिए टाटा आज बिल्कुल कटिंग एज ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे 2026 में लगने वाला ये थर्मल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ये सिस्टम क्राफ्ट ब्लॉक के साथ मिलकर काम करेगा और जो हीट हवा में उड़कर बेकार चली जाती है उसे कैप्चर करके वापस पानी गर्म करने में यूज करेगा। सिर्फ इस एक कदम से हर साल 22,000 टन कार्बन एमिशन कम होगा। ये सच में एक बहुत बड़ा कदम है। और ये जो अगला कदम है, ये मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा पोएटिक लगता है। 2026 के इन प्लान्स को देखिए, खासकर फेज 2। इनके जो ई ब्लास्ट फर्नेस 1919 से लगातार चल रही है, वहां अब दुनिया की सबसे एडवांस्ड ग्रीन टेक्नोलॉजी इजी मेल्ट लगाई जा रही है ताकि कार्बन एमिशंस को 50% तक घटाया जा सके। जरा सोचिए, 1 सदी पुरानी भट्टी और भविष्य की सबसे एडवांस्ड ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी, दोनों का ये मिलन अपने आप में कितना शानदार है। और इसी के साथ हम वापस वही पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, 1867 के उस थॉमस कार्लाइल के कोट पर, जो कौम लोहे पर काबू पा लेती है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि कैसे सिर्फ एक इंसान के उस अडिग सपने ने आगे चलकर इस पूरे राष्ट्र की नियति को आकार दे दिया। हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है, लेकिन ये सवाल जरूर छोड़ जाता है कि क्या आज के दौर में भी ऐसे ही किसी विशाल विजन को जन्म दिया जा सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।